क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सिर्फ 1% आबादी के पास बाकी 99% से ज्यादा धन, शक्ति और प्रभाव है? और नहीं, उन्होंने यह सब सिर्फ किस्मत या गलत तरीकों से नहीं हासिल किया। इसके पीछे है एक खास नियम, एक ऐसा सिद्धांत जिसे उन्होंने किताबों, कहानियों या अपने मेंटोर से सीखा। क्या आप यह नियम जानना चाहेंगे? नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को समझने में 25 साल लगाए और फिर इसे दुनिया के सामने रखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे चरण दर चरण। चरण 1, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया का कोई भी बड़ा काम अकेले किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। हर महान उपलब्धि के पीछे एक सामूहिक प्रयास, एक अदृश्य गठबंधन और सावधानी से चुने गए लोगों का समूह होता है। सोचिए, एक अकेला व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान हो, उसके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। उसका नजरिया सीमित होता है और अनुभव भी। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को ऐसे लोगों के साथ जोड़ते हैं जिनके पास आपसे ज्यादा अनुभव है, अलग अलग दृष्टिकोण है और जो आपकी कमजोरियों को संतुलित कर सकते हैं, तो आप तेजी से सफलता का रास्ता खोल देते हैं। यही है मास्टरमाइंड की शक्ति। एक ऐसा नेटवर्क जहां हर सदस्य अपनी जानकारी, संसाधन और संपर्क साझा करता है और बदले में सामूहिक सफलता का हिस्सा बनता है। नेपोलियन हिल ने यह विचार सिर्फ किताबों से नहीं लिया। उन्होंने 500 से ज्यादा स्वनिर्मित करोड़पतियों का अध्ययन किया, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और चार्ल्स श्वाब। हिल ने पाया कि इन सभी की सफलता के पीछे एक समान पैटर्न था। ये लोग अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को रखते थे जो उनकी सोच को चुनौती देते थे, उनकी कमियों को पूरा करते थे और उनकी गति को बढ़ाते थे। एंड्रू कार्नेगी ने तो हिल से स्पष्ट कहा, मास्टरमाइंड सिद्धांत मेरी सारी संपत्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। कई लोग उन्हें सिर्फ एक कार निर्माता समझते हैं, लेकिन सच यह है कि फोर्ड हर तकनीकी या वित्तीय विषय में विशेषज्ञ नहीं थे। उन्होंने ऐसी टीम बनाई थी जो हर चुनौती को तुरंत हल कर देती थी। एक बार जब एक अखबार ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अशिक्षित कहा, तो फोर्ड ने उन्हें अदालत में चुनौती दी। जब उनसे जटिल सवाल पूछे गए तो उन्होंने शांति से जवाब दिया, मेरे कार्यालय में कई बटन हैं। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो मैं एक बटन दबाकर उस व्यक्ति को बुला सकता हूं जो जवाब जानता है। तो मैं अपना दिमाग ऐसी जानकारी से क्यों भरूं जो मुझे 1 सेकंड में मिल सकती है। यही है मास्टरमाइंड की सोच। आपको हर चीज का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं। बस उन विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ें जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकें। मास्टरमाइंड सिर्फ संसाधनों या जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, ये एक मानसिक रसायन है। जब 2 या उससे ज्यादा रचनात्मक दिमाग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं तो एक तीसरी उच्च स्तरीय ऊर्जा बनती है। हिल ने इसे थर्ड माइंड कहा। यह थर्ड माइंड ऐसे विचार और समाधान पैदा करती है जो अकेले किसी के दिमाग में कभी नहीं आ सकते। ये बिल्कुल बिजली की तरह है। तांबा और जस्ता अलग अलग धातु हैं, लेकिन जब आप उन्हें सही तरीके से जोड़ते हैं तो वे विद्युत धारा पैदा करते हैं। आज के दौर में मास्टरमाइंड सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इंटरनेट ने सारी सीमाएं हटा दी है। पहले आपको अपने शहर या देश में सही लोग ढूंढने पड़ते थे। अब आप वैश्विक मास्टरमाइंड समूहों का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक्डइन, निजी मंच या मास्टरमाइंड रिट्रीट्स इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन एक चेतावनी है, हर समूह या हर संपर्क मास्टरमाइंड नहीं होता। हिल ने साफ कहा कि मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब सभी सदस्यों का उद्देश्य एक समान हो और उनके बीच विश्वास, सम्मान और आपसी लाभ का रिश्ता हो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके विचारों को नीचे खींचते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़े हैं, तो वे मास्टरमाइंड नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को चूसने वाले हैं। तो सवाल यह है, आप अपने मास्टरमाइंड समूह को कैसे चुनेंगे? अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, ऐसे लोग चुनें जिनके पास आपके से अलग कौशल और ज्ञान हो। इससे आप एक दूसरे की ताकत को पूरक बना सकते हैं। दूसरा, उन लोगों को चुनें जो विकास की मानसिकता रखते हों, यानी जो चुनौतियों को अवसरों की तरह देखते हों। तीसरा, ऐसे लोग जो न सिर्फ आपकी सफलता का जश्न मनाएं बल्कि आपकी गलतियों पर भी ईमानदार राय दें। मास्टरमाइंड सिद्धांत सिर्फ व्यवसाय या धन तक सीमित नहीं है, यह स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में भी उतना ही प्रभावी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हैं। अगर आप अकेले मेहनत करते हैं
तो प्रगति धीमी होगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ वर्कआउट शुरू करें जो आपसे ज्यादा अनुशासित और फिट हैं, तो आपका मानक अपने आप ऊंचा हो जाएगा। यह है संगति का प्रभाव। हम धीरे धीरे उन लोगों जैसे बनने लगते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब दो या दो से ज्यादा दिमाग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं तो वे एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं, जिसे मैं थर्ड माइंड कहता हूं। मास्टरमाइंड कोई साधारण संपर्कों की सूची नहीं है। यह एक जीवंत, सांस लेता हुआ तंत्र है जो आपके विचारों को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन देता है। मास्टरमाइंड बनाने के लिए 5 व्यावहारिक कदम। अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। यह जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं ताकि आप उन लोगों को आकर्षित कर सकें जो उसी दिशा में चल रहे हों। अपने वर्तमान दायरे का मूल्यांकन करें। देखें कि आपके आसपास कौन आपको प्रेरित करता है और कौन आपकी प्रगति को सीमित करता है। नेटवर्किंग को सोच समझकर करें। आयोजनों, ऑनलाइन समूहों या मीटअप्स में उन लोगों से जुड़ें जो आपके सपनों को बड़ा कर सकें। मूल्य प्रदान करें। मास्टरमाइंड तभी मजबूत होता है जब हर सदस्य कुछ न कुछ योगदान देता है। सिर्फ लेने की न सोचें। नियमित संपर्क बनाए रखें। साप्ताहिक या मासिक मास्टरमाइंड सत्र आयोजित करें ताकि गति बनी रहे। याद रखें, अकेले आप तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन सही लोगों के साथ आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। मास्टरमाइंड की शक्ति यही सिखाती है। जब सही दिमाग और दिल मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग इस सिद्धांत को जानबूझकर अपनाते हैं, जबकि बाकी 99% इसे सिर्फ भाग्य या कनेक्शंस का नाम दे देते हैं। सच तो यह है कि कनेक्शंस अपने आप नहीं बनते। उन्हें सोच समझकर बनाया जाता है, पोषित किया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है। अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आपका लक्ष्य दुनिया बदलने वाला है, तो यह याद रखें, आपको यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। अपने मास्टरमाइंड समूह को सावधानी से चुनें और फिर देखें कि आपकी गति, स्पष्टता और प्रभाव कैसे कई गुना बढ़ जाते हैं। चरण 2, निश्चित उद्देश्य की शक्ति। मास्टरमाइंड की नींव के बाद अब बात करते हैं नेपोलियन हिल के अगले बड़े सिद्धांत की, निश्चित उद्देश्य। हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि का शुरुआती बिंदु एक निश्चित उद्देश्य होता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीवन की यात्रा शुरू कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक जहाज के कप्तान हो, लेकिन आपको यह न पता हो कि मंजिल कहाँ है। ऐसी स्थिति में आप समुद्र में बस भटकते रहेंगे। हवा आपको कभी इधर ले जाएगी, कभी उधर। यही हाल हमारी जिंदगी का होता है जब हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। एक औसत व्यक्ति सुबह उठता है, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझ जाता है और सालों बाद एहसास करता है कि वह जिंदगी को सिर्फ प्रतिक्रिया देकर जी रहा था, उसे रचनात्मक रूप से गढ़ नहीं रहा था। हिल ने अपनी शोध में पाया कि स्वनिर्मित करोड़पति और विश्व स्तरीय सफल लोग एक बात में समान थे। वे बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक उसे हासिल करना चाहते हैं। यह स्पष्टता ही थी जिसने उनके फैसलों, कार्यों और प्राथमिकताओं को लेजर की तरह तेज कर दिया। इसका एक शानदार आधुनिक उदाहरण है एलन मस्क। मस्क का लक्ष्य सिर्फ एक कार कंपनी बनाना नहीं था। अगर ऐसा होता तो टेस्ला बाकी निर्माताओं की तरह एक और इलेक्ट्रिक कार बनाकर रुक जाती। लेकिन मस्क का असली उद्देश्य था दुनिया को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से ले जाना। यह एक विशाल, दीर्घकालिक और दुनिया बदलने वाला उद्देश्य है। इसी स्पष्टता की वजह से टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी नवाचार में अग्रणी बन गई। यही बात स्पेसएक्स पर भी लागू होती है। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं बनाती। मस्क का स्पष्ट उद्देश्य है मानवता को बहुग्रहीय सभ्यता बनाना। निश्चित उद्देश्य इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो जीवन में आने वाली हजारों व्याकुलताओं में से 90% को आप तुरंत अनदेखा कर देते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा कदम आपको लक्ष्य के करीब ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ समय की बर्बादी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, निश्चित उद्देश्य सिर्फ एक इच्छा या हल्का फुल्का सपना नहीं है। यह एक स्पष्ट, लिखित, मापने योग्य और भावनात्मक रूप से प्रेरित लक्ष्य होता है। स्पष्ट, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। लिखित, यह आपके दिमाग में नहीं बल्कि कागज पर होना चाहिए। मापने योग्य, आप ट्रैक कर सकें कि आप लक्ष्य के करीब आ रहे हैं या नहीं। भावनात्मक रूप से प्रेरित,
ये ऐसा लक्ष्य हो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए उत्साहित करे। लेकिन यहाँ एक जाल है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित करते हैं। माता पिता, समाज या दोस्त क्या चाहते हैं वही चुन लेते हैं। नतीजा, बाहर से सब कुछ सही लगता है, लेकिन अंदर से वे कभी संतुष्ट नहीं होते। निश्चित उद्देश्य का मतलब है कि आपका लक्ष्य आपका अपना हो, आपकी आत्मा से जुड़ा हो। एंड्रू कार्नेगी ने हिल से कहा था, बिना स्पष्ट उद्देश्य के सफलता संयोगवश मिलती है और वह अस्थायी होती है, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य के साथ आप अपने परिवेश और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। निश्चित उद्देश्य बनाने का 6 चरणीय ढांचा। विशिष्ट लक्ष्य चुनें। अस्पष्ट न रहें। मैं अमीर बनना चाहता हूं, नहीं, बल्कि मैं 2027 तक 1 करोड़ का डिजाइन व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं जैसे लक्ष्य लिखें। शोध बताते हैं कि लिखित लक्ष्य 42% अधिक संभावना से पूरे होते हैं। समय सीमा तय करें। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ सपने बन जाते हैं। कारण लिखें, आप यह लक्ष्य क्यों चाहते हैं। जितना भावनात्मक कारण होगा उतनी ही प्रेरणा टिकेगी। योजना बनाएं। हर कदम को विस्तार से लिखें, भले ही वह सही ना हो। नित्य समीक्षा करें। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को पढ़ें और उसका दृश्यमान करें। कल्पना करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। सोचिए, एक तीरंदाज के सामने 50 निशाने हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं कि कौन सा निशाना लगाना है। भले ही उसके पास सबसे अच्छा धनुष और तीर हो, उसकी ऊर्जा बर्बाद होगी। लेकिन अगर सिर्फ एक निशाना हो तो हर शॉट उसका लक्ष्य बेहतर बनाएगा। यही सिद्धांत जीवन में काम करता है। निश्चित उद्देश्य सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी जरूरी है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो छोटी मोटी असफलताएं या आलोचनाएं आपको विचलित नहीं करती, क्योंकि आप जानते हैं विश्वास का मतलब सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है। ये एक मानसिक आदत है जिसे आप बना सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ज्यादातर लोग विश्वास को किसी अदृश्य शक्ति पर अंधा भरोसा समझते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल के लिए विश्वास एक सक्रिय और जानबूझकर बनाई गई मानसिक स्थिति है। यह वह क्षमता है जिसमें आप अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वह किसी भी नकारात्मक संदेह को स्वीकार ही नहीं करता। जब आप अपने इच्छित परिणाम को इतनी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत मान लेता है। इसके बाद आपके विचार, कार्य और आदतें उसी दिशा में काम करने लगती हैं। यहाँ एक गहरी बात है। आपका अवचेतन मन वास्तविक हकीकत और जीवंत कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज को बार बार विस्तार से कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सत्य की तरह प्रोसेस करता है और आपके तंत्रिका तंत्र को वैसे ही संकेत भेजता है जैसे कि वह पहले ही हो चुका हो। यही है दृश्यमान विजुअलाइजेशन की ताकत। मोहम्मद अली इसका एक शानदार उदाहरण है। दुनिया उन्हें द ग्रेटेस्ट कहती थी, लेकिन उन्होंने यह खिताब पहले खुद को दिया था, तब जब वे इसे साबित करने से कोसों दूर थे। अली आत्मविश्वास के साथ कहते थे, मैं सबसे महान हूं। यह सिर्फ अहंकार नहीं था, यह आत्म प्रशिक्षण था। वे हर दिन अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते थे कि वे अजेय हैं, और उनके कार्य उस विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए स्वतः संरेखित हो जाते थे। विश्वास और दृश्यमान का संयोजन कैसे काम करता है? हिल कहते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को कल्पना करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि वह संभव है, तो आप अपने अंदर एक अदृश्य चुंबकीय शक्ति को सक्रिय करते हैं। यह शक्ति उन अवसरों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित करती है जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। विश्वास स्वाभाविक रूप से नहीं आता। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से संदेह, डर और पिछली असफलताओं की ओर झुकता है। इसलिए विश्वास एक ऐसी आदत है जिसे आपको रोज जानबूझकर विकसित करना पड़ता है। विश्वास विकसित करने के लिए नेपोलियन हिल के प्रमुख कदम सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में बोलें जैसे कि वह पहले ही हासिल हो चुका हो। उदाहरण, मैं हर महीने 1 लाख रुपए अपने डिजाइन व्यवसाय से कमाता हूं। मानसिक चित्र बनाएं। अपने लक्ष्य को एक फिल्म के दृश्य की तरह कल्पना करें। रंग, ध्वनियां और भावनाएं सब कुछ शामिल करें। दैनिक दोहराव। हर दिन, खासकर सुबह और रात को, इस प्रक्रिया को दोहराएं। नकारात्मक विचारों को अस्वीकार करें। जैसे ही संदेह आए, उसे जानबूझकर एक सकारात्मक कथन से बदल दें। विजुअलाइजेशन कोई ख्याली सपना नहीं है। यह प्रदर्शन को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपकरण है। ओलंपिक एथलीट अपने मैच से पहले पूरे खेल को अपने दिमाग में विस्तार से रिहर्सल करते हैं।
शोध दिखाते हैं कि यह मानसिक अभ्यास उनके वास्तविक प्रदर्शन को मापने योग्य तरीके से बेहतर करता है, क्योंकि उनका दिमाग उस स्थिति को पहले ही जी चुका होता है। सोचिए, अगर यह तकनीक खेलों में काम करती है तो व्यवसाय, करियर, रिश्तों या किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक सफल स्टार्टअप शुरू करना है। अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि आपका कार्यालय चल रहा है, आपके पास संतुष्ट ग्राहक हैं और आपके बैंक खाते में इच्छित आय आ रही है, तो आपका दिमाग ऐसे विचारों और कार्यों को खोजने लगेगा जो इस सपने को हकीकत में बदल दें। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे को पुनर्गठन करने की प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल ने एक शक्तिशाली पंक्ति लिखी, जो कुछ भी मनुष्य का दिमाग कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। यहां 2 मुख्य शब्द हैं, कल्पना और विश्वास। केवल कल्पना करना काफी नहीं है और केवल विश्वास करना भी पर्याप्त नहीं। इन दोनों का संयोजन ही जादू पैदा करता है। विश्वास और दृश्यमान विजुअलाइजेशन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने का एक आसान तरीका है। सुबह उठते ही एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, 2-3 गहरी सांसें लें और अपने लक्ष्य को विस्तार से कल्पना करें, जैसे कि वह अब भी हो रहा हो। उस पल की भावनाओं को महसूस करें, खुशी, राहत, उत्साह। खुद से कहें, यह मेरी हकीकत है, मैं इसके लायक हूं, मैं इसे हासिल कर रहा हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह अभ्यास सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करना है। आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे हैं कि वह संदेह या डर के लिए नहीं, बल्कि आपके लक्ष्यों के लिए काम करे। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, दृश्यमान का मतलब सिर्फ अंतिम परिणाम देखना नहीं है, आपको अपनी यात्रा को भी कल्पना करना है। जब आप खुद को मेहनत करते, बाधाओं को पार करते और लगातार कदम उठाते हुए देखते हैं, तो आप अपने दिमाग को तैयार कर रहे हैं कि वह चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करे। भावनात्मक दृष्टिकोण से विश्वास आपको वह ताकत देता है जो बाहरी परिस्थितियां नहीं दे सकती। हर बड़ा अचीवर ऐसे पलों से गुजरता है जब तर्क कहता है यह संभव नहीं है, लेकिन उनका विश्वास कहता है मैं रास्ता निकाल लूंगा। चरण 4, अतिरिक्त प्रयास, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। नेपोलियन हिल कहते हैं, औसत लोग उतना ही काम करते हैं जितना उनसे मांगा जाता है, लेकिन जो लोग दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाते हैं, वे हमेशा जरूरत से ज्यादा देते हैं। यही है अतिरिक्त प्रयास का सिद्धांत। सोचिए, आप एक दुकान पर जाते हैं और आपको वही चीज मिलती है जो आपने खरीदी। आप संतुष्ट होते हैं, लेकिन बस इतना ही। अब अगर वही दुकान आपको कुछ अतिरिक्त दे, जैसे एक मुफ्त उपहार, बेहतर पैकेजिंग या मुस्कान के साथ व्यक्तिगत सेवा, तो आप न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि बार बार वहां लौटना चाहते हैं। यही सिद्धांत जिंदगी और करियर में भी लागू होता है। हिल ने अपनी शोध में पाया कि अतिरिक्त मूल्य देने वाले लोग लंबे समय में हमेशा जीतते हैं, भले ही अल्पकाल में उनका प्रयास ज्यादा लगे। कारण सरल है, अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोग विश्वास, सद्भावना, गुडविल और प्रतिष्ठा का पूंजी बनाते हैं। यह पूंजी बाद में उनके लिए नए अवसर खोलती है, संसाधनों को आकर्षित करती है और उन्हें प्रतिस्पर्धा से अलग करती है। स्टीव जॉब्स इसका एक शानदार उदाहरण है। जॉब्स सिर्फ बाहर से सुंदर उत्पाद बनाने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आईफोन के अंदर के सर्किट और घटक भी सौंदर्यपूर्ण और व्यवस्थित हों, भले ही उपयोगकर्ता उन्हें कभी न देखें। क्यों? क्योंकि जॉब्स मानते थे कि उत्कृष्टता का मानक छोटी छोटी बातों में भी बनाए रखना चाहिए। यही समर्पण एप्पल के ब्रांड को एक अनूठा आकर्षण देता है। अतिरिक्त प्रयास का सिद्धांत सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, यह गुणवत्ता, देखभाल और ध्यान देने के बारे में है। औसत लोग सोचते हैं मैं उतना ही करूंगा जितना मेरी नौकरी में लिखा है, लेकिन असाधारण लोग सोचते हैं मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे परिणाम असाधारण बने। हिल ने लिखा, जितना आपसे अपेक्षित है उससे अधिक और बेहतर सेवा प्रदान करें। जल्दी या देर से आपको इसके लिए कई गुना लाभ मिलेगा। यह लाभ सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि अवसरों, रेफरल्स, प्रमोशंस और प्रभाव में भी मिलता है। अतिरिक्त प्रयास से क्या बदलता है? विश्वास बनता है। लोग जानते हैं कि आप पर अपेक्षा से ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। मौखिक प्रचार बढ़ता है। संतुष्ट नहीं बल्कि प्रसन्न ग्राहक आपके सबसे बड़े प्रमोटर बन जाते हैं। कौशल में निपुणता आती है। जब आप हमेशा उच्च मानक बनाए रखते हैं तो आपका कौशल स्वतः बेहतर होता है। अवसर आकर्षित होते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे पेशेवरों के साथ काम करना चाहते हैं जिन पर वे भरोसा कर सकें।
जापान की बुलेट ट्रेन का उदाहरण लें। इसके इंजीनियरों ने सिर्फ गति पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ट्रेन की आवाज को भी बेहतर किया ताकि यह कम शोर प्रदूषण करे। यह उनकी नौकरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी इंजीनियरिंग दृष्टिकोण को पूरी दुनिया ने अपनाया। अतिरिक्त प्रयास एक मानसिकता से शुरू होता है। मैं सिर्फ कार्य पूरा नहीं कर रहा, मैं मूल्य रच रहा हूं। यह मानसिकता आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग न्यूनतम मानकों को पूरा करने में ही व्यस्त रहते हैं। अतिरिक्त प्रयास के लिए व्यावहारिक तरीके: 10% अतिरिक्त नियम। हर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा जोड़ें जो अपेक्षाओं से 10% अधिक हो। फॉलोअप की आदत: किसी काम के बाद ग्राहक या सहकर्मी से व्यक्तिगत रूप से पूछें कि परिणाम कैसा रहा। चरण 4: अतिरिक्त प्रयास जारी। अतिरिक्त प्रयास के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जो दूसरों को मामूली लगे लेकिन बड़ा प्रभाव डालें। उदाहरण के लिए, छोटे विवरणों पर ध्यान दें। ऐसी छोटी चीजें जो दूसरों को नजरअंदाज लगती हैं लेकिन परिणाम को बेहतर बनाती हैं। नवीनतम प्रथाओं को अपनाएं। अपने क्षेत्र की नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को सीखें और लागू करें, भले ही कोई मांग न करे। नेपोलियन हिल ने बताया कि अतिरिक्त प्रयास का सिद्धांत तुरंत पुरस्कार नहीं देता। शुरुआत में शायद लोग आपके अतिरिक्त प्रयास को नोटिस भी न करें, लेकिन समय के साथ आपकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत हो जाती है कि अवसर खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं। यह एक अदृश्य निवेश है, जैसे खेत में बीज बोना। शुरुआत में सिर्फ मिट्टी दिखती है, लेकिन समय के साथ फसल तैयार होती है और उसका परिणाम औसत से कई गुना बेहतर होता है। भावनात्मक दृष्टिकोण से अतिरिक्त प्रयास सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी संतुष्टिदायक है। जब आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता होता है कि आपने न सिर्फ काम पूरा किया, बल्कि उसे असाधारण तरीके से किया। यहां एक सूक्ष्म अंतर है। अतिरिक्त प्रयास का मतलब ओवरवर्क या बर्नआउट नहीं है। यह स्मार्ट तरीके से मूल्य बढ़ाने के बारे में है, न कि सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के बारे में। अगर आप सोच समझकर चुनते हैं कि कहां अतिरिक्त प्रयास करना है, तो आप बिना अपनी ऊर्जा बर्बाद किए बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हिल का संदेश स्पष्ट था। औसत प्रदर्शन आपको भीड़ में रखता है, लेकिन अतिरिक्त प्रयास का सिद्धांत आपको भीड़ से बाहर निकालकर नेताओं की श्रेणी में ला खड़ा करता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग हर काम में ऐसे मानक स्थापित करते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। चरण 5: विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, सामान्य ज्ञान आपको पास करा सकता है, लेकिन अमीर नहीं बना सकता। अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं, तो आपको किसी एक क्षेत्र में इतनी गहराई तक जाना होगा कि आप उसमें सबसे दुर्लभ और मूल्यवान विशेषज्ञ बन जाएं। जरा सोचिए, दुनिया में कितने लोग हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। राजनीति, खेल, तकनीक, फिल्में, उनकी जानकारी बिखरी हुई होती है। वे किसी एक समस्या को उच्च स्तर पर हल नहीं कर पाते। नतीजा: औसत परिणाम। वहीं दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग किसी एक क्षेत्र में अपनी जानकारी को इतना गहरा और तेज करते हैं कि वे उस क्षेत्र के सबसे विश्वसनीय विशेषज्ञ बन जाते हैं। लोग उनके लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। हिल ने इसे स्पष्ट कहा, ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। यह तब शक्ति बनता है जब इसे किसी स्पष्ट उद्देश्य के लिए व्यवस्थित और लागू किया जाता है। मतलब, आपके पास कितनी जानकारी है, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने उस जानकारी को किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए व्यवस्थित और उपयोग किया है या नहीं। वॉरेन बफेट इसका सटीक उदाहरण है। बफेट स्कूल या कॉलेज में हर विषय में अव्वल नहीं थे। उनकी ताकत स्पष्ट थी: निवेश। उन्होंने इस एक कौशल को इतनी गहराई से अध्ययन किया कि वे शेयरों और व्यवसायों के व्यवहार को वैज्ञानिक की तरह समझने लगे। बफेट रोज घंटों वित्तीय रिपोर्ट्स, बाजार इतिहास और व्यवसाय केस अध्ययन पढ़ते थे। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें निवेश के क्षेत्र में इतना निपुण बनाया कि आज उनकी एक निर्णय अरबों डॉलर का प्रभाव डाल सकती है। उनका साम्राज्य इसी विशेषज्ञता पर टिका है। विशेषज्ञता क्यों शक्तिशाली है? आज की अर्थव्यवस्था में जानकारी असीमित है, लेकिन लोगों का ध्यान सीमित। लोग ऐसे विशेषज्ञ की तलाश में रहते हैं जो सबसे तेज, सटीक और प्रभावशाली समाधान दे सके। एक सामान्य जानकार की जगह वे हमेशा उस विशेषज्ञ को चुनेंगे जो उनकी विशिष्ट समस्या का समाधान कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आपको हृदय सर्जरी की जरूरत है, तो आप सामान्य MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आप एक अनुभवी हृदय सर्जन की तलाश करेंगे और उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होंगे। क्यों?
क्योंकि विशेषज्ञता विश्वास और मूल्य देती है, क्योंकि विशेषज्ञता जीवन रक्षक हो सकती है। नेपोलियन हिल ने अपनी शोध में पाया कि हर स्वनिर्मित करोड़पति के पास या तो स्वयं की विशेषज्ञता थी या उन्होंने ऐसे लोगों की टीम बनाई थी जिनके पास विशिष्ट क्षेत्रों में गहन विशेषज्ञता थी। सवाल यह है, आप अपनी विशेषज्ञता कैसे विकसित करें? विशेषज्ञता विकसित करने का 5 चरणीय ढांचा। अपना क्षेत्र चुनें। ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आपका रुझान और योग्यता दोनों हो। केंद्रित सीख, रोज कम से कम 30 मिनट किताबें, कोर्स, केस अध्ययन या उद्योग समाचार पढ़ें। मेंटरशिप लें। अपने क्षेत्र में पहले से सफल लोगों से मार्गदर्शन लें। वास्तविक अनुप्रयोग, ज्ञान को केवल उपभोग न करें, उसे वास्तविक दुनिया में लागू करें। निरंतर उन्नयन, अपने क्षेत्र के बदलते रुझानों और तकनीकों के साथ अपडेट रहें। हिल ने एक महत्वपूर्ण बात कही, विशेषज्ञता अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि इसे कैसे बाजार में लाएं और इसका लाभ उठाएं। अगर आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं लेकिन लोग आपके बारे में नहीं जानते, तो आपकी कीमत सीमित रह जाएगी। इसलिए अपने ज्ञान को मुद्रीकृत, मोनेटाइज करने की कला भी उतनी ही जरूरी है, चाहे वह फ्रीलांसिंग, परामर्श, उत्पाद निर्माण या सार्वजनिक बोलने के माध्यम से हो। आधुनिक उदाहरण, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सिर्फ कोडिंग नहीं करता बल्कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में विशेषज्ञ है, उसकी बाजार में कीमत सामान्य डेवलपर से कहीं अधिक होती है। एक पोषण विशेषज्ञ जो सिर्फ डाइट प्लान नहीं देता बल्कि मधुमेह रोगियों के लिए विशेष भोजन कार्यक्रम बनाता है, वह अपने क्षेत्र में दुर्लभ और अधिक मांग में होता है। विशेषज्ञता का एक छिपा लाभ यह है कि यह आपको प्रतिस्पर्धा से बचाती है। सामान्य ज्ञान वाले लोग हमेशा कीमतों की जंग में फंसते हैं और अपनी सेवाएं सस्ती करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि बाजार में उनकी तरह बहुत लोग हैं। लेकिन विशेषज्ञ अपने काम के लिए प्रीमियम कीमत ले सकते हैं क्योंकि उनके जैसे लोग कम हैं। जीवन शैली टिप, हर दिन 30 मिनट अपने चुने हुए क्षेत्र में पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध करें। यह एक किताब का अध्याय, एक शोध पत्र या एक ट्यूटोरियल हो सकता है। इसे गैर परक्राम्य बनाएं। 1 साल में यह 100 घंटे की केंद्रित पढ़ाई होगी जो आपको अपने क्षेत्र में शीर्ष प्रतिशत में ले जा सकती है। हिल ने यह भी बताया कि विशेषज्ञता सिर्फ तकनीकी विषयों तक सीमित नहीं है। यह नेतृत्व, बिक्री, मनोविज्ञान या ब्रांडिंग जैसे उच्च मूल्य कौशलों में भी हो सकती है। मुख्य बात यह है कि आपका ज्ञान दुर्लभ और मांग में हो। जब आप किसी क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं तो आपके अंदर एक अनूठा आत्मविश्वास आता है। आप जानते हैं कि आपकी विशेषज्ञता लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल कर सकती है। यह आत्मविश्वास आपके निर्णयों, रिश्तों और अवसरों को भी बदल देता है। चैप्टर 5 का मूल संदेश यही है, सामान्य जानकार बनकर आप भीड़ में रहेंगे, लेकिन विशेषज्ञ बनकर आप भीड़ से बाहर निकलेंगे। अपने क्षेत्र में इतने मूल्यवान बने कि लोग आपको खोजें, न कि आप उन्हें। यही मानसिकता दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग अपनाते हैं और यही उनकी स्थायी सफलता का आधार है। चरण 6, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना शक्ति आपके दिमाग की कार्यशाला है, जहां इंसान के सपने आकार लेते हैं और कार्रवाई में बदलते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, यह रचनात्मक समाधानों से आता है, ऐसे समाधान जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। सोचिए, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग निर्माण मजदूर या कारखाने के कर्मचारी होते। लेकिन हकीकत यह है कि मेहनत के साथ रचनात्मक सोच का होना जरूरी है। रचनात्मकता वह कौशल है जो एक साधारण संसाधन को असाधारण मूल्य में बदल देती है। हिल ने कल्पना शक्ति को 2 श्रेणियों में बांटा। सिंथेटिक कल्पना शक्ति, मौजूदा विचारों, अवधारणाओं और तथ्यों को नए संयोजनों में उपयोग करना। रचनात्मक कल्पना शक्ति, पूरी तरह नए और मौलिक विचार जो आपके अवचेतन मन और असीम बुद्धिमत्ता से आते हैं। वॉल्ट डिज्नी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डिज्नी सिर्फ कार्टून नहीं बना रहे थे, वे एक पूरे मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की कल्पना कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां बच्चे और बड़े दोनों एक कहानी में खो जाएं। फिर उन्होंने उस कल्पना को डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड के रूप में हकीकत में बदला। उन्होंने सिंथेटिक कल्पना शक्ति का उपयोग करके मौजूदा परियों की कहानियों को अनुकूलित किया और रचनात्मक कल्पना शक्ति से नए संसार और पात्र बनाए जो कालातीत बन गए। कल्पना शक्ति सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है, व्यवसाय, विज्ञान, तकनीक, खेल, हर क्षेत्र में यह गेम चेंजर है। एलन मस्क ने सोचा कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ धीमी और उबाऊ नहीं होनी चाहिए, वे स्टाइलिश, तेज
और आकर्षक हो सकती हैं। स्टीव जॉब्स ने कल्पना की कि कंप्यूटर सिर्फ कार्यालयी उपकरण नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन शैली उपकरण हो सकते हैं। जेफ बेजोस ने सोचा कि ऑनलाइन रिटेल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह एक सार्वभौमिक स्टोर बन सकता है। हिल कहते हैं कि कल्पना शक्ति आपके दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण कार्यशाला है, लेकिन एक समस्या है, अगर आप इसका जानबूझकर उपयोग नहीं करते तो यह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। आधुनिक जीवन में हम इतना मनोरंजन और व्याकुलताओं में डूबे रहते हैं कि हमारी कल्पना शक्ति की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए इसे प्रशिक्षित करना जरूरी है, जैसे जिम में शरीर को प्रशिक्षित करते हैं। अपनी कल्पना शक्ति को प्रशिक्षित करने के व्यावहारिक कदम: साप्ताहिक विचार समय। हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ नए विचारों पर सोचने के लिए निकालें, बिना फोन, सोशल मीडिया या अन्य व्याकुलताओं के। प्रश्न पूछने की आदत: हर चीज से पूछें, इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। अन्य उद्योगों से प्रेरणा लें, अपने क्षेत्र से बाहर की उद्योगों और रुझानों से नए विचार उधार लें। माइंड मैपिंग का उपयोग करें, एक केंद्रीय विचार से संबंधित जितने संभव विचार निकल सकते हैं उन्हें लिखें या चित्रित करें। कल्पना शक्ति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको प्रतिस्पर्धा से अलग करती है। औसत लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन रचनात्मक विचारक वह करते हैं जो कोई सोच भी नहीं रहा। यही विशिष्टता बाजार में प्रीमियम मूल्य आकर्षित करती है। नेपोलियन हिल ने बताया कि सबसे सफल लोग कल्पना शक्ति का उपयोग सिर्फ विचार उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी करते हैं। जब संकट आता है तो औसत दिमाग घबरा जाता है, लेकिन रचनात्मक दिमाग नए समाधान तलाशता है। उदाहरण: 1930 के महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के समय कुछ व्यवसायियों ने अपने उत्पादों के लिए नए उपयोग खोजे और न केवल जीवित रहे बल्कि विकास भी किया। कोका कोला ने अपनी मार्केटिंग रणनीति को फिर से बनाया ताकि गरीब लोग भी उनकी बोतल खरीद सकें। जीवन शैली टिप: हर दिन 5 मिनट क्या हो अगर सवाल पूछें। क्या हो अगर मैं अपने उत्पाद को 50% तेजी से डिलीवर कर सकूं? क्या हो अगर मेरा सेवा मॉडल सब्सक्रिप्शन आधारित हो? क्या हो अगर मैं अपनी स्किल को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा सकूं? ये सवाल आपके दिमाग को नए न्यूरल रास्ते बनाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। भावनात्मक दृष्टिकोण से कल्पना शक्ति आपको स्वतंत्रता देती है। भौतिक सीमाओं के बावजूद आप मानसिक स्तर पर अनंत संभावनाएं तलाश सकते हैं, और जब यह कल्पना शक्ति कार्रवाई के साथ जुड़ती है तो यही संभावनाएं आपकी जिंदगी की नई हकीकत बन जाती है। हिल ने इसे एक पंक्ति में बखूबी कहा: अगर आप अपनी कल्पना शक्ति में बड़ी संपत्ति नहीं देख सकते तो आप इसे अपने बैंक बैलेंस में कभी नहीं देखेंगे। मतलब आपकी वित्तीय हकीकत पहले आपके दिमाग में बनती है, फिर वास्तविक दुनिया में। चैप्टर 6 का मूल संदेश यही है: मेहनत आपको जमीन पर दौड़ाएगी, लेकिन कल्पना शक्ति आपको उड़ना सिखाएगी। दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग इसे रोज की आदत की तरह विकसित करते हैं, जबकि बाकी लोग दूसरों के बनाए विचारों का उपभोग करके जीते हैं। चरण 7: निर्णय और कार्रवाई, डिसीजन एंड एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग धन जमा करने में असफल होते हैं वे बिना किसी अपवाद के धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें बदल लेते हैं। वहीं सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीमे बदलते हैं, अगर बदलते भी हैं तो। सफलता का खेल सिर्फ विचारों या योजनाओं का नहीं, बल्कि तेज और निर्णायक कार्रवाई का है। अपने आसपास देखिए, कितने लोग सालों से एक ही जगह अटके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे, जब पैसे पूरे होंगे, जब संसाधन तैयार होंगे, तब वे कदम उठाएंगे। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम है जो आपके डर को जायज ठहराता है। हिल ने अपनी शोध में पाया कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों की सबसे बड़ी ताकत थी तेज निर्णय लेना। उनके लिए निर्णय लेना एक आदत थी, कोई असामान्य घटना नहीं, और एक बार निर्णय लेने के बाद वे अपनी पूरी ऊर्जा उसे हकीकत में बदलने में लगा देते थे। उदाहरण: जेफ बेजोस। 1994 में जब अमेरिका में सिर्फ 3% लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे, बेजोस ने वॉल स्ट्रीट की उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़कर अमेज़न शुरू किया। उस समय ई-कॉमर्स लगभग अस्तित्व में नहीं था और विशेषज्ञ कहते थे कि लोग कभी ऑनलाइन खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन बेजोस ने निर्णय में देरी नहीं की। उन्होंने गति और दृष्टिकोण चुना और फिर रास्ते में अपनी रणनीति को समायोजित करते गए। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।
हिल कहते हैं कि अनिर्णय इंडिसीजन एक चुपके से मार करने वाला हत्यारा है। यह आपके अवसरों को चुपचाप खत्म कर देता है, बिना आपको एहसास हुए। निर्णय न लेने का मतलब है कि आप दूसरों के निर्णयों के प्रभाव में जी रहे हैं, और अगर आप इंतजार करते करते जीवन के बड़े अवसर चूक जाते हैं तो पछतावा आपका स्थायी साथी बन जाता है। निर्णायक कार्रवाई के 3 सुनहरे नियम स्पष्टता को पूर्णता से ऊपर रखें। पहले यह स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। पूर्णता की प्रतीक्षा न करें, परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार ना करें। स्पीड ओवर कंफर्ट, अनकंफर्टेबल होते हुए भी डिसीजन ले ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। कमिटमेंट ओवर डाउट, एक बार फैसला ले लिया तो उसे पूरी तरह एग्जीक्यूट करें, बीच में बार बार चेंज ना करें। हिल ने यह भी पाया कि डिसाइसिवनेस अक्सर क्रेज के साथ जुड़ी होती है। हेनरी फोर्ड ने अपने एडवाइजर्स की बार बार की वार्निंग्स इग्नोर करके मॉडल टी को लॉन्च किया, और वहीं डिसीजन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल गया। ओपरा विनफ्रे ने टीवी होस्ट की स्टडी जॉब छोड़ बेचकर अपना मीडिया एम्पायर बिल्ड करने का डिसीजन लिया, जब उनके पास कोई क्लियर गारंटी नहीं थी। वहीं क्विक डिसीजंस वर्क, जब आप तेज डिसीजन लेते हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं। मोमेंटम आपके ब्रेन और एनवायरनमेंट को एक्शन मोड में डाल देता है। डिले करने से एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और इवन चली आप एक्शन ही नहीं लेते। एक और हिडन बेनिफिट है, फास्ट डिसीजंस आपको रियल वर्ल्ड फीडबैक जल्दी देते हैं। जब आप जल्दी एक्शन लेते हैं तो जल्दी सीखते भी हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह आपको कॉम्पिटिटर्स से कई कदम आगे रखता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिकम डिसाइसिव, टाइम लिमिट सेट करें। हर मेजर डिसीजन के लिए खुद को एक डेडलाइन दे। फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे ऑप्शन फिल्टर करें। बहुत ज्यादा ऑप्शंस कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। 2, 3, बेस्ट 64 रखें और चुन लें। प्रो स्कॉट्स लिखे 5 मिनट में मेजर पॉइंट्स नोट करें और डिसाइड करें। स्मॉल डिसीजन से स्टार्ट करें। रोजमर्रा की छोटी चीजों में डिसाइसिवनेस प्रैक्टिस करें, जैसे क्या खाना है कि इस प्रोजेक्ट को पहले टैकल करना है। हिल का कहना है कि डिसाइसिव एक्शन लेना एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। लाइफस्टाइल टिप, आज रात एक पेपर ले और वो डिसीजन लिखें जिसे आप पिछले हफ्तों या महीनों से डिले कर रहे हैं, फिर खुद को रोल दें। कल सुबह तक यह फाइनलाइज्ड होगा। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके ग्रोथ का टिकट है। जब आप डिसाइसिव होते हैं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। इनडिसीजन आपको ड्रिफ्ट मोड में डाल देता है। आप बस लाइफ के करंट में बहते रहते हैं और दूसरों के प्लान्स का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन डिसाइसिवनेस आपको कैप्टन बना देती है। आप दिशा चुनते हैं, स्पीड चुनते हैं और डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द वर्ल्ड जीड हैबिट ऑन ऑफ मेकिंग रूम फॉर द मैन हु इज वर्जन एक्शन एस शो दैट ही नोस वेयर ही इज गोइंग। यानी दुनिया ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए रास्ता बनाती है जो कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस के साथ आगे बढ़ रहा है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want to be. सोचिए, आपके और रिचेस्ट एंड परसेंट के बीच का असली फर्क रिसोर्सेज का नहीं बल्कि माइंडसेट और डेली हैबिट्स का है। उनके पास भी 24 घंटे है, चैलेंजेस है, फेलियर्स है, लेकिन वो एक चीज अलग करते हैं, वो इंतजार नहीं करते। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ी DH देंगे तो ये भी आपकी लाइफ में बस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आज से अभी से आपने एक भी हैबिट अपनाई, एक भी डिसीजन तुरंत लिया, एक भी गोल क्रिस्टल क्लियर डिफाइन कि या तो ये स्क्रिप्ट आपकी जिंदगी की फर्स्ट चैप्टर बन सकती है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में जीरो इज बढ़ाने का नाम नहीं है। वेल्थ है फ्रीडम, चॉइसेस, इंपैक्ट, लेगेसी, और ये सब शुरू होता है आपके माइंड के अंदर। अब आपकी बारी है इस वीडियो को दोबारा देखें, नोट्स बनाएं, आज रात एक डिसीजन फाइनलाइज करें जो आप हफ्तों से टाल रहे हैं, और आने वाले 7 दिनों तक हर दिन एक छोटा स्टेप अपने बिगेस्ट गोल की तरफ उठाएं, क्योंकि सही समय का